రాష్ట్రానికి మొదటిసారిగా విచ్చేసిన మాన్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని భారత ప్రధానమంత్రి గారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. We request Honorable Prime Minister to give his valuable speech. तेलंगाना के राज्यपाल श्रीमान नरसिम्हन गारू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर राव गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वेंकैया नायडू गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार गारू, श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय गारू, श्रीमान पीयूष गोयल गारू, राज्य विधानसभा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान के स्वामी गौड़ गारू, तेलंगाना के सिंचाई मंत्री श्रीमान टी हरीश राव गारू, स्वास्थ्य मंत्री श्री लक्ष्मण रेड्डी गारू, परिवहन मंत्री श्रीमान महेंद्र रेड्डी गारू, ऊर्जा मंत्री श्रीमान जगदीश रेड्डी गारू, राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी गारू, संसद में मेरे साथी डॉक्टर केशव राव गारू, संसद के मेरे साथी श्रीमान जितेंद्र रेड्डी गारू, सांसद श्री कोठा प्रभाकर रेड्डी गारू, श्रीमान वेमुला प्रशांत जी, श्रीमान के राजमणि गारू, श्री राजीव शर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, సోదరం సోదరి మాణులారా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత మొదటిసారి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तेलंगाना बनने के बाद ये मेरी पहली विजिट है और हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे छोटी उम्र का राज्य है. सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल की इतनी छोटी आयु में तेलंगाना ने जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जन सामान्य की आवश्यकताओं के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, उससे मुझे विश्वास है कि जिस इरादे से तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना के लोग, तेलंगाना की सरकार उन सारे सपनों को पूरा करके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. आज मुझे
पंच शक्ति के दर्शन हुए। इस पंच शक्ति में शरीक होने का अवसर मिला, जिसमें पानी भी है, प्रकाश भी है, परिवहन भी है। एक साथ 5 प्रकल्प, और वो भी भारत सरकार और तेलंगाना सरकार मिलकर के। और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। एक समय था भारत में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच तनाव की भाषा का उपयोग होता था। आज ऐसा वक्त आया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म का काम हुआ, और उसमें श्रीमान चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने भरपूर समर्थन किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं यहां देख रहा हूं कि भारत सरकार और तेलंगाना मिलकर के बिजली का काम हो, फर्टिलाइजर का काम हो, रेल का काम हो, पानी का काम हो, एक साथ मिलकर के बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यही रास्ता है जो देश को आगे बढ़ाएगा। और मैं एक बात कहूंगा, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जितनी बार मिले हैं, हर बार उन्होंने तेलंगाना के विकास की बातें की हैं। हर बार उन्होंने पानी के विषय में इतने इमोशनल होकर के वो बातें करते थे, ऐसा लग रहा था कि पानी जैसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया। एक बार मेरे पास आए, बोले मोदी जी मैंने मेरी टीम गुजरात भेजी थी और कच्छ में आपने कैसे पानी पहुंचाया है उसका अध्ययन करने के लिए गए थे, और जहां जहां पानी का अच्छा काम हुआ है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, और मैं पूरे तेलंगाना में पीने के पानी के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाऊंगा और घर घर पानी पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि संसाधनों से योजनाएं सफल होती हैं। ये सही है कि संसाधन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ संसाधनों से सफलताएं नहीं मिलती, संकल्प भी होना चाहिए। और जब संकल्प होता है तो जन सामान्य जुड़ जाता है और तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। आज काम का शुभारंभ हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। भारत सरकार ने भी एक सपना देखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। और इसलिए पूरे देश में पानी पहुंचाना एक बृहद काम, जहां जहां वाटर रिसोर्सेज हैं, जहां जहां कैचमेंट एरिया है, जहां जहां कमांड एरिया है और सालों से अटकी पड़ी योजनाएं हैं। पिछले दिनों हमने कैबिनेट में इन योजनाओं का निर्णय किया है, जो आने वाले दिनों में देश के किसानों को पानी पहुंचाने की दिशा में एक अहम भूमिका अदा करेगा। भारत का गांव, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, यह हमारी आर्थिक ताकत है। उस ताकत को बल देना, उस पर हम प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, तेलंगाना की धरती से देशवासियों को भी कहना चाहूंगा, जब पानी होता है तो हमें कभी पानी का मूल्य समझ नहीं आता है। बहुत प्यास लगी हो और दूर तक कहीं पानी नजर ना आता हो तो इंसान का हाल क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तब पता चलता है। लेकिन जब पानी होता है तब सबसे ज्यादा उदासीनता उसके प्रति होती है। और इसलिए यह हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। अगर पानी बचेगा तो पानी पहुंचेगा, और अगर पानी पहुंचेगा तो एक नई जिंदगी प्राप्त होती है। और इसलिए वर्षा का एक एक बूंद पानी कैसे बचाया जाए, आप में से किसी को अगर पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी जाने का मौका मिले तो वहां एक बात जरूर देखिए। कहां पर महात्मा गांधी जन्मे थे वहां तो आप नमन करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर आज से 200 साल पहले वर्षा का पानी बचाने के लिए हर घर में क्या व्यवस्था रहती थी, जमीन में पानी का कैसा टैंक रहता था, साल भर पानी खराब न हो जाए उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती थी। 200 साल पुरानी वो व्यवस्था आज भी महात्मा गांधी के जन्म स्थान को देखने जाएंगे तो देखने को मिलती है। 200 साल पहले पानी का संकट नहीं था, उस समय भी हमारा लोग पानी के महत्व को समझते थे। और आज तो पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है, तब हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए इस योजना के तहत सिर्फ पानी पाने का आनंद नहीं होना चाहिए, पानी को प्रसाद की तरह संभालने का भी दायित्व का भाव बढ़ता चला जाना चाहिए, तब जाकर के लाभ हो।